चीन की आबादी कम हो रही है। ये कम्युनिस्ट पार्टी और वैश्विक अर्थव्यवस्था को नीचे ला सकता है। आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूँ। चीन तबाही के मुहाने पर खड़ा है। मुझे एहसास है कि मुझे इसे थोड़ा कम करने की जरूरत है। चीन की आपदाएं बास्किन रॉबिन्स जैसी हैं, चुनने के लिए बहुत सारे स्वाद। मैं चीन की बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट पूंजी योजना के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, या नवीनतम कोविड उछाल जो अधिकांश आबादी को प्रभावित कर रहा है, या ये भी तथ्य कि चीन पानी से बाहर चल रहा है। नहीं, मैं इस तथ्य के बारे में बात कर रहा हूँ कि चीन में लोगों की कमी हो रही है। और यह सिर्फ इसलिए नहीं है कि पुलिस इतने सारे असंतुष्टों को गायब कर देती है। 60 साल में पहली बार चीन में पैदा होने से ज्यादा लोग मर रहे हैं। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के नए आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले साल 9.5 लाख लोग पैदा हुए, लेकिन लगभग 10.5 लाख लोग मारे गए। यानी एक साल में चीन की आबादी करीब 8,50,000 घट गई है। 2002 के बाद लिम्प बिस्किट, कोने के बॉक्स की लोकप्रियता के बाद से मैंने कुछ कम नहीं देखा है। पिछली बार चीन में जनसंख्या में गिरावट 50 और 60 के दशक में माओ के ग्रेट लीप फॉरवर्ड के दौरान हुई थी। इसने बड़े पैमाने पर अकाल पैदा किया, जिससे अनुमानित 30 से 40 मिलियन लोग मारे गए। ये कम्युनिस्ट नीतियों और अकाल के साथ क्या है? साम्यवाद खुले संबंधों की तरह है। आप सोच सकते हैं कि यह कागज पर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यह हमेशा आपदा में समाप्त होता है। वैसे भी संयुक्त राष्ट्र भविष्यवाणी करता है कि इस साल किसी बिंदु पर चीन अब पृथ्वी पर सबसे अधिक आबादी वाला देश नहीं होगा। भारत चीन की जगह लेगा। अब इस बात को आए काफी समय हो गया है। चीनी अधिकारियों ने पिछले साल स्वीकार किया था कि देश जनसंख्या में गिरावट के कगार पर था, जो संभवतः 2025 से पहले शुरू हो जाएगा। यह अपेक्षा से पहले ही हो गया। ये लगभग कम्युनिस्ट पार्टी के उन सभी वर्षों की तरह है जब महिलाओं को गर्भपात के लिए मजबूर किया जाता है और उनकी नसबंदी करवाई जाती है। कहा जा रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी इस जनसंख्या गिरावट को रोकने के लिए सख्त कोशिश कर रही है। 2016 में पार्टी ने कहा कि वो एक बच्चे की नीति को समाप्त कर देगी और लोगों को 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति देगी। वाह, क्या उदार सुधार है। निश्चित रूप से यदि आवश्यक हो तो उनकी कार्य इकाइयां अभी भी महिलाओं के मासिक धर्मचक्र की निगरानी करेगी, जो कि एक वास्तविक नीति है जो दशकों से चल रही है। लेकिन नीति में बदलाव के बाद भी चीनी लोग वास्तव में और बच्चे पैदा नहीं करना चाहते थे। उनमें से बहुत से बच्चे नहीं चाहते थे। अगर आप जानना चाहते हैं कि चीन में इतने सारे लोग इस दुनिया में एक बच्चे को क्यों नहीं लाना चाहते हैं, तो इस चैनल के पास 10 साल के वीडियो हैं जो बताते हैं कि ऐसा क्यों है। यह उस बिंदु पर पहुंच गया जहां पुरुष नसबंदी वास्तव में एक चीज बन रही थी। ये डबल इनकम, नो किड्स या डिंक नामक आंदोलन का हिस्सा था। यह वह आवाज भी है जिसकी मैं कल्पना करता हूं कि कुछ लोग पुरुष नसबंदी करवाते समय बनाते हैं। डूबो। इसलिए अगर लोग 2 बच्चों के बजाय कोई बच्चा नहीं चाहते थे, तो पार्टी को पता था कि क्या करना है। उन्हें 3 बच्चे पैदा करने दो। आखिरकार 0 का 3 गुना 0 के 2 गुना से कहीं अधिक है। हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी आमतौर पर इस बिंदु को भूल जाती है। शिशुओं के लिए नकद और कर कटौती जैसे सरकारी अनुदान अंतर्निहित तथ्य को बदलने में विफल रहे हैं कि बहुत से युवा चीनी लोग बच्चे नहीं चाहते हैं। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी को कब से परवाह है कि लोग क्या चाहते हैं? शी जिनपिंग अब जन्म दर बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय नीति प्रणाली की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं सोच सकता हूं कि यह कैसे होगा। वो एक वास्तविक कामोद्दीपक शी है। लेकिन जबकि सिकुड़ती हुई आबादी काफी खराब लगती है, आधिकारिक संख्या हमें पूरी तस्वीर नहीं देती है। चीजें बहुत ज्यादा खराब हो सकती हैं, और इसका वैश्विक प्रभाव पड़ेगा। इस त्वरित व्यावसायिक विराम के बाद मैं आपको और अधिक बताऊंगा। वापसी पर स्वागत है। जैसा कि दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में विश्व नेता अभी मिल रहे हैं, हर किसी के दिमाग में ये सवाल है कि चीन की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है। यह आबादी के साथ साथ सिकुड़ रहा है। मैंने इनसेन क्लाउन पोज की लोकप्रियता के बाद से कुछ भी कम नहीं देखा है। पहली बार लोगों ने इनसेन क्लाउन पोज के बारे में सुना। सरकारी शिन्हुआ न्यूज के एक रिपोर्टर ने कहा, प्रतिभागी इस साल चीन के आर्थिक प्रदर्शन को लेकर चिंतित हैं क्योंकि उन्होंने चीन पर मौजूदा आर्थिक संकट में विकास इंजन की भूमिका निभाने पर अपनी उम्मीदें लगाई हैं। शिन्हुआ का एक रिपोर्टर भी ऐसा कह रहा है। यह एक गोंबा की तरह है जो कह रहा है कि यह बोर्सा के राज्य के भविष्य के बारे में चिंतित है। रीढ़ बढ़ने का तरीका, जो अतिरिक्त प्रभावशाली है क्योंकि मुझे नहीं पता था कि दुष्ट मशरूम हड्डियों को विकसित कर सकते हैं। जैसा कि मैंने उल्लेख किया, सभी ने चीन के जनसांख्यिकीय संकट को आते देखा। लेकिन तथ्य यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी इसे समय से पहले स्वीकार कर रही है।
इसका मतलब है कि स्थिति शायद बहुत खराब है। कम्युनिस्ट पार्टी लगातार झूठ बोलती है। यहां तक कि पार्टी के शीर्ष नेताओं ने भी स्वीकार किया है कि चीन अपने सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े तैयार करता है। कोविड एक और उदाहरण है। पिछले साल के अंत में चीनी अधिकारियों ने दावा किया कि देश भर में मरने वालों की संख्या 5,200 थी। पूरी महामारी के लिए। हाँ, मैं शर्त लगा सकता हूं कि अंतिम संस्कार के घरों में लाशों के पहाड़ सभी आइसक्रीम सिरदर्द से मर गए। उनके बास्किन रॉबिन्स को इतनी तेजी से नहीं खाना चाहिए था। अधिकारियों ने तब से देश भर में 60,000 मौतों को अद्यतन किया है। लेकिन यह अभी भी 1 अरब से अधिक लोगों के देश के लिए हास्यास्पद रूप से कम है। इस बीच स्वतंत्र सूत्रों का अनुमान है कि चीन में कोविड से मरने वालों की संख्या आसानी से लाखों में हो सकती है। लेकिन किसी तरह मुझे संदेह है कि वे संख्याएं नवीनतम जनसंख्या गणना में परिलक्षित हो रही हैं। तो समग्र जनसंख्या में गिरावट पर वापस, जो कि कोविड के पहले से हो रहा है। तथ्य ये है कि पार्टी एक रिपोर्टिंग गिरावट की रिपोर्ट कर रही है, जब उन्होंने कहा कि ऐसा होने से कई साल पहले। इसका मतलब है कि स्थिति इतनी खराब है कि वे कवर करने में सक्षम नहीं है। यह अब और ऊपर। जनसंख्या में गिरावट को कवर करने के लिए पार्टी इतनी बड़ी लंबाई में क्यों जाएगी? क्योंकि यह चीन के आर्थिक दृष्टिकोण को चोट पहुंचाता है, जो विदेशियों को चीन में अरबों डॉलर का निवेश करने के लिए कम इच्छुक बना देगा, जो तब चीन की अर्थव्यवस्था को और भी अधिक नुकसान पहुंचाएगा। जिसके बारे में बोलते हुए यहां एक और बुरा संकेत है। चीन के सांख्यिकी ब्यूरो ने जनसंख्या डेटा के साथ कुछ नए आर्थिक डेटा जारी किए। वे कहते हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था पिछले साल केवल 3% बढ़ी, जबकि पार्टी का लक्ष्य 5.5% था। इसका यह भी अर्थ है कि वास्तविकता इससे कहीं अधिक खराब है जितना वे स्वीकार कर रहे हैं। और यह हमें यहां अमेरिका में भी प्रभावित करेगा। चीन में कम जन्म आर्थिक मंदी, विनिर्माण मंदी, विश्वविद्यालय दिवालियापन का कारण बनेंगे, और अमेरिका और यूरोपीय संघ में उच्च कीमतों और उच्च मुद्रास्फीति को भी बढ़ावा देंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ने अनिवार्य रूप से चीन की पूरी अर्थव्यवस्था को दुनिया की फैक्ट्री होने का भरोसा दिया है, और बाकी दुनिया इस पर निर्भर हो गई है। श्रमिकों के बिना वह रुक जाता है। ओह, क्या इसका मतलब यह है कि दुनिया के अन्य नेता जन्म दर बढ़ाने में शी की मदद करने की कोशिश करेंगे? इसका मतलब सीसीपी के लिए कम कर राजस्व और उनके पेंशन फंड पर और भी अधिक दबाव है। चाहे सरकार बुजुर्ग देखभाल, चिकित्सा सेवाओं और जीवन में बाद में आय की एक स्थिर धारा तक व्यापक पहुंच प्रदान कर सके या नहीं, लंबे समय से चली आ रही धारणा को प्रभावित करेगी कि कम्युनिस्ट पार्टी अपने लोगों के लिए बेहतर जीवन प्रदान कर सकती है। दूसरे शब्दों में, ये चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को पतन की स्थिति तक अस्थिर कर सकता है। आपदा के अन्य स्वादों की तरह वे भी इसके शिखर पर हैं। यही बात है जब कोई सरकार दावा करती है कि उसके पास सभी उत्तर हैं। नियंत्रण रखने के लिए इसे लोगों की स्वतंत्रता को छीनना पड़ता है, लेकिन अनिवार्य रूप से सरकार वास्तव में चीजों का प्रबंधन तब नहीं कर सकती जब लोग प्रभारी हों। अपने देशों में समाजवादी नीतियों के लिए मतदान करने से पहले शायद इसे ध्यान में रखना चाहें। याद रखें, वे कागज पर बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर खुले रिश्ते भी करें। हर बार आपदा और चाइना अनसेंसर्ड आपके जैसे दर्शकों के समर्थन के बिना संभव नहीं होगा। या तो लाइक और सब्सक्राइब करके, शो को दोस्तों और परिवार के साथ साझा करके, या इनमें से किसी एक को खरीदकर। मैंने चीन में जातीय सफाई के लिए आंखें मूंद ली और मुझे जो कुछ मिला वह था ये हमारे मर्चेंट स्टोर से थोड़ी सस्ती टी शर्ट है। उन्हें नीचे दिए गए लिंक से खरीदें। और निश्चित रूप से क्राउडफंडिंग वेबसाइट पेट्रियन पर सीधे समर्थन देने वाले सभी लोगों के लिए एक विशेष धन्यवाद। वे प्रशंसक हैं जिन्हें मैं चाइना अनसेंसर्ड 50 सेंट आर्मी कहता हूं, जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ लड़ाई में हमारे साथ है। उनके धन्यवाद के रूप में मैंने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। जेम्स पूछता है, मैं बहुत से चीनी लोगों के साथ काम करता हूं जो मेरे देश में केवल 5 या इतने ही वर्षों से हैं। क्या उन्हें संवेदनशील या मूल्यवान जानकारी से दूर रखना बुद्धिमानी है? यह एकदम सही समय का प्रश्न है। बस इसी हफ्ते हमारे दूसरे चैनल चाइना एनस्क्रिप्टेड पॉडकास्ट पर हमने साक्षात्कार किया चीनी जासूसी के विशेषज्ञ निकोलस एफ्तिमियादिस। चीन की जासूसी का दायरा बहुत बड़ा है। मूल रूप से कम्युनिस्ट पार्टी हर किसी का उपयोग करती है, जिसमें आम प्रवासी चीनी लोगों को जानकारी एकत्र करने के लिए मजबूर करना शामिल है। और यह केवल राज्य के रहस्य नहीं है जिन्हें वे प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इसका बहुत सा हिस्सा आर्थिक जासूसी, बौद्धिक संपदा की चोरी और इसी तरह का है। हाँ, मैं आपको यूएसए अनसेंसर्ड देखता हूँ। आप मेरे वकीलों से सुनेंगे। अब मैं आपको सभी चीनी लोगों के प्रति शंकालु होने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहता, लेकिन दुर्भाग्य से कम्युनिस्ट पार्टी कभी कभी नापाक तरीकों से चीनी लोगों का उपयोग करने से परेशान नहीं होती है। इसलिए मुख्य भूमि चीन के किसी भी व्यक्ति की पृष्ठभूमि की जांच करना सुनिश्चित करें जिसकी संवेदनशील या मूल्यवान जानकारी तक पहुंच है। और यदि आप अधिक जानना चाहते हैं तो चीन पर एनस्क्रिप्टेड साक्षात्कार देखें। मैं नीचे एक लिंक डालूंगा। आपके प्रश्न और आपके समर्थन के लिए धन्यवाद, जेम्स।
और देखने के लिए धन्यवाद। लिंक नीचे है। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूँ, अगली बार मिलते हैं।